हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियोस जहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 के सॉल्यूशन एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो 2 मिनट में एक बार रिकैप कर लेते हैं हमने क्या क्या सीखा है। ठीक है, हमने क्या देखा था लास्ट वीडियो में। जैसे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन रहती है 5x+3 = 7। इस तरह की इक्वेशन को हम क्लास 6 से सॉल्व करते आ रहे थे। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अब इस क्लास में हम सीखेंगे 5x+3y = 7, 8x -9y = 8। कुछ इस तरीके की इक्वेशन को, ठीक है, जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल अटैच्ड होंगे, है ना। यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y। तो एक सवाल, एक बात और यार, कि हमारे पास जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं ना, तो उस इक्वेशन को सॉल्यूशन निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लीनियर इक्वेशन था, मतलब एक ही वेरिएबल था, तो एक ही इक्वेशंस में हमारे पास काम हो गया था। यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, तो क्या एक ही इक्वेशन से काम हो जाएगा? नहीं, हमें दो अलग अलग इक्वेशन चाहिए होती है सॉल्व करने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, जितने वेरिएबल्स हैं उतने ही इक्वेशंस चाहिए सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे एक वेरिएबल था तो एक ही इक्वेशन में हमारे पास काम आ गया था, इसका आंसर हो गया था। यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं तो हमें दो अलग अलग इक्वेशन दिया जाएगा ताकि हम इसे सॉल्व कर सकें। ठीक है, अगर मान लो तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तीन वेरिएबल है, तो तीन डिस्टिंक्ट इक्वेशन, तीन अलग अलग इक्वेशन दूंगा तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे सॉल्व। ठीक है, तो क्या हमने देखा, जितने वेरिएबल्स उतने इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि जो लास्ट वीडियो में देखा था ग्राफिकल मेथड, है ना। ग्राफिकल मेथड से हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं, हमने देखा था कोई भी इक्वेशंस रहती है उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, जिसकी पावर 1 रहती है उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ही होता है। इसका भी एक स्ट्रेट लाइन होगा। जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वही एक्स और वाई की वैल्यू होगी। अगर मान लो इसका कोऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2 है और वाई इक्वल टू 3 है, तो इसका जो सोल्यूशन होगा एक्स इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3 होगा। जब हम ग्राफ दो इक्वेशंस का बनाते हैं तो एक कंडीशन हो सकता है कि इंटरसेक्ट करे, एक हो सकता है कि पैरेलल हो, और एक होता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आ जाए। इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग, इसको बोलते हैं हम पैरेलल, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। ठीक है, इस केस में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं ना, इसमें नो सॉल्यूशन रहता है, क्योंकि जब ग्राफ मिली, जो दो लाइन मिलेंगे ही नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पे यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक यानी कि एक ही एक्स का एक ही बार एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब एक्स और वाई की मात्र एक ही और एक ही वैल्यू होगी। बट इसमें देखो एक्स और वाई की अनंत वैल्यूज होंगी, यहाँ पे हर पॉइंट पे एक के ऊपर एक लाई कर रहा है ना, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज होंगी इस पे। ठीक है, ओके, इतना हमने लास्ट की वीडियोस में देख लिया था। ठीक है, चलो, और ये इसको जिसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। जैसे कंसिस्टेंट है, ये इनकंसिस्टेंट है ना, हमने ये बोला था, ये हमने चीज़ें देख ली थी। ठीक है, और हमने देखा था जैसे कि मान लो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म जो लीनियर इक्वेशन का होता है वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा रहता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस में मान लो, जैसे कि मैं इसी इक्वेशंस को 1 मानूँ, इस इक्वेशन को 2 मानूँ, तो a1 क्या होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई होगा, b1 क्या होगा, जो y के साथ मल्टीप्लाई होगा, c1 होगा कांस्टेंट टर्म। उसी प्रकार से a2 दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यानी कि कोएफिशिएंट होगा। दूसरा y का जो कोएफिशिएंट होगा, जैसे यहाँ पे साइन के साथ रखना, ये बात भी ध्यान रखना। अगर यहाँ पे अगर मैं पूछूँ कोएफिशिएंट क्या है, -9 होगा। ठीक है, साइन के साथ रखना होता है। यहाँ पे c1 क्या होगा, c2 क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, अच्छा, आप इसको वापस इधर लाके ना, इक्वल टू के इधर लाके भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे कि 5x प्लस 3y, इसको इक्वल टू के इधर ले जाएंगे तो -7 इक्वल टू 0, और 8x -9y -8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो c1 c2 -8 और -7 और -8 हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो इतनी बात हो गई थी। एक और C1 C2 पर बात करूँ तो C1 C2 आप 7 और 8 भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि हम माइनस इधर ला के ही रखें। बट ये है कि अगर दोनों इक्वेशंस में C1 C2 उधर है तो उधर ही रखो, वही 7 और 8 ही लिख दो। अगर दोनों इधर हैं तो वही रहने दो। ऐसा नहीं कि एक इधर हो और एक उधर हो, तब C1 C2 की वैल्यूज आप गलत ले लोगे, कि साइन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। अगर इधर तो दोनों C1 C2 प्लस है तो प्लस प्लस ले लो, C1 + 7 C2 + 8 है, आंसर हमारा ठीक आएगा। अगर इधर है तो -7 और -8 ले लो, तब भी आंसर ठीक होगा। बट ये नहीं कि एक C1 इधर है और एक C2 इधर है, तब हमारे पास आंसर गलत होने वाला है। ठीक है, तो इतना हमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। नेक्स्ट, ओके, तो अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखो हमारे पास ना ये दे रखा था एक क्वेश्चन। अब देखो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब हमारे पास कोई इक्वेशंस, मान लो हमने यहाँ पे बात की थी, यहाँ पे मैं एक इक्वेशंस तो आपको ये दिया, आप इसे ग्राफिकल मेथड से कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन से कर लोगे, एलिमिनेशन से कर लोगे, हर मेथड से कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 10 मिनट में वो सीख सकता बंदा। बट यार दिक्कत बताऊँ कहाँ की है,
दिक्कत हमारे पास यहाँ आती है कि आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम है और आपसे इक्वेशन नहीं बन रही है। दिक्कत क्या आती है, एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखा है बट आपसे इक्वेशन ही नहीं बन पा रही, भाई क्या उसको एक्स लूँ किसको वाई लूँ समझ नहीं आ रहा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा जिससे आप समझ पाओगे कि इक्वेशन बनानी कैसे है, इक्वेशन बनाने का जो तरीका है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम पहले पढ़ते हैं। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ और उसके सॉल्यूशन को ग्राफिकली सॉल्व करो। ठीक है, तो यहाँ देखो अब हमारे पास क्या है, क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, 10 बच्चे हैं क्लास 10th के। ध्यान रखना पहली क्वेश्चन यहीं से बन रही है, अभी बताऊंगा कैसे। टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, मतलब 10 बच्चे हैं, 10 विद्यार्थी हैं क्लास 10th के, वो एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, मतलब लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से। द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर, लड़कियां 4 ज़्यादा है लड़कों से। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखो पहली बात तो ये कि जो आपको निकालने के लिए बोला है ना उसी को एक्स और वाई ले लो। तो हम क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ girls be x and number of boys be y। लड़कियों की संख्या हमने, लड़के और लड़कियों की संख्या को निकालना था हमें, उसी को हमने एक्स और वाई ले लिया। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या कह रहा है, 10 बस स्टूडेंट है, विद्यार्थी 10। अब जाहिर सी बात है विद्यार्थी लड़के और लड़कियां दोनों को मिलाकर ही तो बनेगा ना। तो पहली इक्वेशन हमारे पास इससे बन गई, मतलब लड़के और लड़कियों को मिला दूंगा तो टोटल 10 बच्चे बनेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अब देखो जैसे मान लो ये है हमारे पास और ये है, लड़कियां 4 ज़्यादा है ना। अब मान लो जैसे हमारे पास ये है पिंक मान लो लड़कियां होती है, तो लड़कियां 4 ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, लड़के कम है ना 4, कितना ज़्यादा है लड़कियां 4 ज़्यादा है, तो लड़कों में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, ये लड़कियां थी और ये लड़के थे, लड़के में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 2। अरेंज करके लिख लो वाई को, हाँ हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड बन गया, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, आपको ग्राफ प्लॉट करना आता ही होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम ग्राफ प्लॉट करना सीख लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, दोनों का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले क्या पॉइंट्स फाइंड करते हैं, तो पहले हम सबसे पहले पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, पहले एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 है, इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, लिखेंगे पुटिंग एक्स इक्वल टू 5 पुट करते हैं, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू 10 माइनस 5, वाई इक्वल टू 5। ठीक है, पुटिंग एक्स इक्वल टू 6 पुट कर लेते हैं, तो 6 प्लस, तो वाई इक्वल टू 10 माइनस 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू 4। टेबल बना लेंगे इसका, एक्स वाई, जब एक्स 5 है तो वाई कितना है, वाई भी 5 है, और जब एक्स 6 है हमारे पास तो वाई हमारे पास 4 है। ठीक है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, फिर पुट करेंगे, पुटिंग एक्स इक्वल टू 0, एक्स को 0 पुट करते हैं, तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, माइनस वाई इक्वल टू 4। हम क्या करते हैं, माइनस वाई उधर जाके प्लस वाई हो जाएगा और 4 को इधर ले आते हैं, तो माइनस वाई को उधर भेज देते हैं और 4 को इधर ले आते हैं, -4 इक्वल टू वाई है ना। तो वाई इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, -4। फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, पुटिंग वाई इक्वल टू 0, वाई को 0 पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 0 इक्वल टू 4, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई, 4। टेबल बना लेते हैं एक्स का, एक्स वाई, एक्स हमारे पास जब 0 है तो वाई कितना है, -4 है, जब वाई 0 है तो एक्स 4 है। ठीक है, अब जल्दी से मैं वीडियो पॉज करके ग्राफ स्केच कर लेता हूँ। तो ये हमने ग्राफ स्केच कर लिया है, ये x6 होता है, ये x डैश, ये y डैश y, और ये ओरिजिन। ठीक है, ओके, तो हम जल्दी जल्दी से इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखो हमारे पास क्या हुआ है, ग्राफ इसका क्या है, x 5 है तो y भी 5 है, तो हम देखते हैं x 5 y 5 कहाँ पे होगा, x 5 और y 5 लगभग यहाँ पे रहा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, जब x 6 है तो y 4 है, x 6 है तो y हमारे पास 4 है, ये रहा। इसको स्केच कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारे पास x0 y -4, x0 y -4 यहाँ पर होगा,
ठीक है। दूसरा है x4 y0, x4 और y0 वो यहाँ पर होगा। आपको पता होना चाहिए कि x वाली लाइन पर y0 होता है और y वाली लाइन पर y वाली लाइन पर x0 होता है ना, इस पूरी एक्सिस पे x0 होता है। लेकिन पॉइंट सी प्लॉट क्या है, 0 x y-4 x0 और x+4 y0, ठीक है। चलो ओके, ग्राफ प्लॉट करते हैं इनका, तो इसकी लाइन स्केच करते हैं। इधर देखो, तो मैंने क्या बताया था, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाओ जहाँ पे वो एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका जो कोऑर्डिनेट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, अब जाहिर सी बात है इसका कोऑर्डिनेट हमें साफ साफ देख सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, y कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 3 है। तो हमारे पास y इक्वल टू 3 आया और x इक्वल टू 7 आया। हमने y किसको माना था, हमने y माना था बॉयज़ को, तो बॉयज़ हमारे पास 3 है, और हमने गर्ल्स माना था x को, तो गर्ल्स हमारे पास 7 है। एग्जैक्टली हम सही तरीके से इस तरीके से सॉल्व करेंगे ग्राफिकल मेथड से। इक्वेशंस बनाओ, ग्राफ प्लॉट करो, जहाँ पे इंटरसेक्ट करें उसका कोऑर्डिनेट निकालो, y x और y है, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज़, मतलब 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत इतना है, फिर 7 पेंसिल और 5 पेन की कीमत इतना है, टोटल 46 रुपीज़ है। हमें निकालना फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन। फिर से गोल्डन रूल क्या था, जो निकालना हो उसी को x और y ले लो। तो हम क्या लेंगे यहाँ पे, ज़्यादातर क्वेश्चन में ऐसा करना होगा हमें, तो ले लेंगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी x, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी y, ठीक है। ओके, तो अब एक बात मैं बताता हूँ, मान लो मैं कहता हूँ कि जो एक पेन है वो आता है 5 रुपये का, तो मैं 2 पेन की कीमत को कैसे पता करूँगा, एक पेन की कीमत को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3 पेन की कीमत कैसे पता करूँगा, एक पेन की कीमत को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। 4 पेन की कीमत कैसे पता करूँगा, एक पेन की कीमत को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। एक्स पेन की कीमत को कैसे पता करूँगा, एक पेन की कीमत को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये बेसिक यूनिट मेथड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार से जब मैंने ये माना है एक पेंसिल की कीमत x है, तो 5 पेंसिल की कीमत कितनी हुई, 5x, और जब एक पेन की कीमत y है तो 7 पेन की कीमत कितनी होगी, 7y, ठीक है। इक्वल टू कितना टोटल आ रहा है, 50 रुपया, ठीक है। अब यहाँ देखो इक्वेशन फर्स्ट बन गया इसी से। अब 7 पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत x है, तो 7 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, 7x, और एक पेन की कीमत y है, तो 5 पेन की कीमत कितनी होगी, 5y, इक्वल टू 46। इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। इक्वेशन 2 बन गया। अब इसलिए हमें क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है और हम आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। पहले हम इसको पॉइंट्स निकाल लेते हैं, तो रिज पुट करना शुरू करते हैं। अब हम क्या ले लेते हैं दूसरा, अब करते हैं हम इस इक्वेशन को सॉल्व, इसको 5x प्लस 3y इक्वल टू 50 हम लिखते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 3, पुटिंग x इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 3 पुट किए तो 5 इंटू 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, इधर 15 उधर प्लस है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस 15, 15 में से 50 गया, हमारे पास आ जाएगा 35 है ना, 7y इक्वल टू 35, 7 7 7 5 35, तो y हमारे पास आ गया 5, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग y इक्वल टू 0, जैसे y को 0 पुट करेंगे तो 5 के मल्टीपल इजली फॉर्म में आंसर आ जाएगा, 5x प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू 50, ठीक है। तो 5x इक्वल टू 50 और 5 1 5, 1 0 0 कट के x इक्वल टू हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। टेबल बना लेते हैं इसका टेबल क्या बनेगा, x क्या, जब x हमारे पास 3 है तो y कितना है 5, और जब y 0 है हमारे पास तो x हमारे पास 10, ठीक है। ओके, अब बढ़ लेते हैं आगे, दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अब x को हम पुट करते हैं, x को 8 पुट कर देते हैं, पुटिंग x इक्वल टू 8 को पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 7.8 प्लस 5y इक्वल टू 46, तो 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, 46 इधर प्लस रहा तो जाके माइनस होगा,
5y इक्वल टू 46 माइनस 56, तो 5y इक्वल टू -10, 5 × 5, 5 to the 10 और y इक्वल टू -2। फिर हम क्या करेंगे, पुटिंग, अब हम करते हैं y को y को 5 पुट करते हैं ना, 25, हाँ, फिर y को पुट करते हैं, फिर 25 5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 7x प्लस 5.5 इक्वल टू 46, तो हमारे पास आएगा 7x इक्वल टू 46, 25 प्लस हो जाएगा माइनस 25, 7x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 21, है ना, माइनस करके 7 7 7 से 21, x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा फिर 3। ठीक है, टेबल बनाते हैं इसका x और y का। तो x जब हमारे पास 8 था तो y कितना था, y -2 था। जब हमारे पास x3 हुआ तो y हमारे पास 5 है। ये रहा टेबल हमारे पास इसका। तो जल्दी से ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं इसको। तो मैंने ग्राफ स्केच कर लिया है, जल्दी से हम इसे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला ये रहा, जब x3 है तो y 5 है, x3 है y 5 यहाँ पर है। दूसरा है जब x 10 है तो y 0 है, x 10 है y 0 है, ये रहा। इसको स्केच कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, दूसरा है हमारे पास क्या, जब x 8 है y -2 है, x 8 है तो y हमारे पास -2, ये रहा। दूसरा क्या है, जब x 3 है तो y 5 है, x 3 है तो y हमारे पास 5 है, ये यही कोऑर्डिनेट मिल गया। तो ये रहा, सीधा सीधा यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा ये दो इक्वेशन रहे हमारे पास इसके। तो इसका x की वैल्यू और y की वैल्यू पता ही है हमारे पास, x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 5 है। तो हमने क्या लिया था, पेंसिल की कीमत को क्या लिया था हमारे पास, एक पेंसिल की कीमत को x लिया था, तो ये हमारे पास पेंसिल की कीमत आ गई 3 रुपीज़ और ये हमारे पास पेन की कीमत आ गई 5 रुपीज़। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना, दोनों इक्वेशन लेना, उसको ग्राफ प्लॉट करना है, जहाँ पे कोऑर्डिनेट नेट जहाँ पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसका ग्राफ वही उसका आंसर होगा। और मैंने हाँ एक बात याद रखना, मेरे को पता थी, इसलिए मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स पुट किए थे कि आंसर हमारे पास होल नंबर के फॉर्म में आ जाए। आपका हो सकता है डेसिमल के फॉर्म में आ जाए, बट ग्राफ स्केच करोगे तो आंसर ग्राफ पेपर पे आंसर सेम आएगा। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो इसलिए मैंने वैसे उस पर सॉल्व नहीं किया है। ठीक है, और ये चीज़ें बार बार प्रैक्टिस आएगी, कुछ ऐसे नंबर पुट करो जानबूझ के कि आंसर होल नंबर के फॉर्म में है, जैसे 5 3 7 ऐसे आ जाए। ठीक है, ओके, मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है यार, कंपेयरिंग द A1/A2। मैंने आपको ये पहले भी बता दिया था हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले भी डिस्कस कर दिया था। क्या, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। तो लाइन क्या करेगी, ये लाइन एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करेगी। A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा, तो लाइन पैरेलल होगी। ठीक है, A1/A2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये लाइन इंटरसेक्ट, इसमें C1/C2 चेक नहीं करना, फिर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी। ठीक है, तो वही देखना है हमारे पास, हमें क्या है, ऑन कंपेयरिंग दिस हमें ये सब चीज़ें रिप्रेजेंटिंग फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कांस्टेंट, हमें बताना है पैरेलल है, कांस्टेंट है या इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, A1/A2 को निकालो, अभी हम चेक करते हैं। ठीक है, चेक करो A1/A2 को चेक करो, कितना है हमारे पास 5/7। B1/B2 को चेक करो, वो कितना है -4/6। काटो 2 2 2 2 4 6। अब जाहिर सी बात है हमारे पास आ गया -2/3। जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, बाकी कुछ चेक ही नहीं करना, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन को करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, निकालते हैं A1/A2 कितना होगा, 9/18, 9 1 9, 9 2 18, दैट इज़ 1/2। फिर B1/B2 दैट इज़ 3/6, 3 1 B1/B2 इक्वल टू 3/6, 3 1 3, 3 2 6, ये भी 1/2 आ गया। C1/C2 चेक करते हैं, C1/C2 इक्वल टू -12/24, 12 12, 12 24, दैट इज -1/2। तो A1/A2 बराबर तो है B1/B2 के, बट बराबर नहीं है C1/C2 को, तो हम लिखेंगे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। कौन सा कंडीशन था, ये पैरेलल वाली कंडीशन है,
तो ये हमारे पास क्या होगा, पैरेलल लाइन। लास्ट कंडीशंस को देखते हैं हमारे पास, ये क्या है, a1 बाई a2 निकालते हैं, a1 बाई a2 इक्वल टू 6 बाई 2, फिर निकालते हैं b1 बाई b2 कितना है, -3 बाई -1, 2 2 2 3 6, फिर एग्जाम्पल ये 3 आ जाएगा। अब माइनस ऊपर और नीचे हो तो आंसर हमारे पास प्लस में आता है, दोनों एक तरीके से समझ जाओ, कट जाता है। अच्छा ये सब नहीं पता है ना, मैं बेसिक की एक वीडियो बना लूँगा, उसमें हम क्लियर कर लेंगे। c1 बाई c2 इक्वल टू 10 बाई 9 इक्वल टू, अब तो जाहिर सी बात है हम क्या कह सकते हैं, a1 बाई a2 बराबर तो है b1 बाई b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो हमारे पास क्या होगा, ये कौन सी इक्वेशन है, पैरेलल लाइन की, तो हमारे पास ये पैरेलल लाइन कह रहेगी बात, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पॉज करके। सेम चीज़ यहाँ पर पहले जैसी है, बट हमें बताना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या है। मैंने क्या बताया था ऐसे लाइंस जिनकी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे तो कंसिस्टेंट होगा, नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो इनकंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट यानी कि जैसे कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक लाइक करती है तो इनफाइनाइट लाइंस होती है, और इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, तो उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। पैरेलल लाइन जो होगा उसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं चलो तो निकालते हैं सबसे पहले a1 बाई a2 ये कितना है, 3/2, फिर निकालते हैं b1 बाई b2 वो कितना है, 2 बाई -3 दैट इज़ -2 बाई 3। जाहिर सी बात है a1 बाई a2 किसी भी तरीके से किसी भी एंगल से ये दोनों इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो ये क्या होगा, इसके इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। इंटरसेक्टिंग लाइन्स के क्या होते हैं, कॉन्सिस्टेंट होते हैं, इक्वेशन एग्जिस्ट करते हैं, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और यूनिक करते हैं, तो इसका आंसर होगा कंसिस्टेंट। मूव करते हैं सेकंड वाले की तरफ। तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले निकालेंगे a1 बाई e2 दैट इज़ 2/4, 2 1 2 2 2 4 दैट इज़ 1/2, फिर निकालेंगे b1 बाई b2 ये कितना है हमारे पास, -3 बाई -6, 3 1 3 3 2 6 दैट इज़ -1/2, ठीक है। अब जाहिर सॉरी +1/2 ना, दोनों के ऊपर माइनस है तो प्लस में आंसर आएगा। फिर निकालते हैं c1 बाई c2 तो हमारे पास क्या होगा 8/9, तो हमारे पास क्या होगा a1 बाई e2 बराबर हो गया है b1 बाई b2 के, बट बराबर नहीं है c1 बाई c2 के। तो हमारे पास क्या होगा, ये पैरेलल लाइन की इक्वेशन है और इसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट, ठीक है। फिर लास्ट है हमारे पास ये, तो a1 बाई a2 निकाल लेते हैं पहले, मतलब 3/2 डिवाइडेड बाई ऐसे कर लो 9, या फिर ऐसे लिख लो, दो बार कंफ्यूज नहीं होना ना, तो ऐसे 9 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। अब रेसिप्रोकल आपको पता होगा, जब दो चीज़ें डिवाइड होती है, मैथ में हमेशा हम डिवाइड का साइन रखते नहीं है, इसका मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है और ऊपर आ जाता है। फ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, ये छोटी क्लासेस में यार, 3/2 मल्टीप्लाई का साइन आ गया, नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है, 1/9 आ जाता है, ठीक है। 3 1 3, 3 3 से 9 कट गया, तो यहाँ पे ऊपर क्या हो गया 1 × 1 नीचे 6, तो हमारे पास क्या आ गया a1 बाई e2 की वैल्यू कितनी आ गई, a1 बाई e2 की वैल्यू आ गई 1/6। दूसरा b1 बाई b2 निकालो, b1 बाई b2 कितना है 2 बाई -10, तो 2 × 2 2 5 10, तो आंसर आ गया -1/5। नीचे अगर माइनस का साइन हो ना तो हम उसे न्यूमरेटर में लिखते हैं, डिनोमिनेटर में कहीं माइनस का साइन नहीं लगाते हैं, ठीक है। बस ये दोनों इक्वल नहीं है हमारे पास a1 बाई e2, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो a1 बाई e2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो हमारे पास क्या होगा, कौन सा सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, a1 बाई a2 इक्वल टू 5 बाई -10, 5 1 5 5 2 10 दैट इज़ -1/2। दूसरा है b1 बाई b2 इक्वल टू -3/6, 3 1 3 3 6 दैट इज़ -1/2। फिर c1 बाई c2 निकालते हैं जो कि है 11 बाई -22, 1 2। अब नीचे माइनस का साइन है तो नीचे तो नहीं लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, तो इसमें क्या हो गया, तीनों के तीनों इक्वल हो गए। तो a1 बाई e2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, ये कौन सी कोइंसिडेंट लाइन की इक्वेशन हो गई। मतलब क्या होगा, इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करेंगे ना, तो क्या होगा कंसिस्टेंट। इसमें चेक करते हैं, पहले निकालते हैं a1 बाई e2 4/3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो नंबर्स क्या होगा 4/3 कुछ नहीं है तो 1 बाई मल्टीप्लाई ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर 1/2, 2 × 2 2 2 4, तो आंसर 2/3। दूसरा b1 बाई b2, दूसरा क्या है 2/3। फिर हमारे पास क्या होगा
C1/C2, तो हमारे पास क्या होगा 8/12, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, तो आंसर 2/3। अच्छा एक बात याद रखना, आपने कहा कि भैया स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमारे पास ऐसे वाली थी ना, सभी टर्म एक साथ ही रखते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। आपने बिना लाए इधर ही वैल्यू क्यों पुट कर दी? देखो कर सकते हैं ऐसे हम, बट ये कंडीशंस ये है कि C1 जिधर है, अगर दोनों के जो C1 और C2 हैं वो उधर होने चाहिए, है ना, कॉन्स्टेंट टर्म दोनों के उधर होने चाहिए, इधर होने चाहिए। अगर दोनों इधर हैं तब लिख सकते हैं, दोनों इधर है तब लिख सकते हैं, यानी कि एक इधर हो और एक उधर हो, तब हम नहीं कर सकते बेशक से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सारी इक्वल हो गए। A1 क्लास का भी टाइम हो गया जल्दी से, A1/A2 B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो ये हमारे पास क्या होगा, तीनों के तीनों बराबर हो गए इसमें, तो ये कॉन्सिडेंट, तो इसके हमारे पास क्या होगा इनफाइनाइट माइनस सॉल्यूशन, तो ये होगा कंसिस्टेंट। ओके, तो अब तक के लिए इतना ही यार, 2 पार्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी आएगा। आई होप चीज़ें आपको क्लियर हो रही हों, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट डाउन कर देना, सो मुझे पता चलेगा आपको क्या डाउट है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जो इसके बाकी बचे हुए सॉल्यूशन करेंगे। सी